वेलकम टू इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन। इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी एक्ट 2017 के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे, सेक्शन 24। देखिए, नॉर्मली तो क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी चाहिए, है ना, जब आपका बिजनेस का टर्नओवर एक लिमिट जैसे 20 लाख या 40 लाख जो भी लागू हो, उसे पार कर जाए। बिल्कुल, ये सामान्य नियम है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां ये टर्नओवर वाली बात लागू ही नहीं होती। मतलब टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सेक्शन 24 उन्हीं खास सिचुएशंस की लिस्ट देता है जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, टर्नओवर लिमिट देखे बिना। और ये जानना सबके लिए जरूरी है, चाहे बिजनेस चल रहा हो या शुरू करने का सोच रहे हो। तो कौन कौन सी हैं वो स्थितियां, मतलब वो कौन से केसेस हैं जहां ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लागू होता है जीएसटी एक्ट 2017 के तहत? देखिए, सेक्शन 24 में कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन है इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वस्तुओं यानी गुड्स के लिए है। अच्छा, मतलब अगर कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई राकेश है दिल्ली में हम्म। और वो हरियाणा में किसी को माल बेचते हैं, हम्म। तो उनका टर्नओवर चाहे 1 रुपया हो, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। ओके, तो ये सिर्फ गुड्स के लिए है। अगर कोई सर्विसेज दे रहा हो एक राज्य से दूसरे राज्य में, तब जैसे कोई कंसल्टेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम्म। नहीं, सेवाओं के केस में अगर इंटरस्टेट सप्लाई भी है, तो वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट ही देखी जाती है, हम्म। 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। हम्म। सेक्शन 24 की ये अनिवार्यता सिर्फ गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई पर है। ये क्लैरिटी जरूरी थी। अच्छा, और कौन से केसेस हैं? मैंने सुना था वो जो लोग मेलों या एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं। हाँ, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या सीटीपी, ये वो लोग हैं जो कभी कभार किसी ऐसे राज्य में जाके बिजनेस करते हैं जहां उनका कोई फिक्स्ड बिजनेस प्लेस नहीं है। जैसे मान लीजिए मुंबई के व्यापारी हैं और वो दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर में स्टॉल लगा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो उन्हें दिल्ली के लिए एक सीटीपी की तरह कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर चाहे वहां उनकी बिक्री कितनी भी कम क्यों ना हो। अरे, ये तो मतलब छोटे बिजनेस वालों को काफी ध्यान रखना पड़ेगा इसका। बिल्कुल, प्लानिंग जरूरी है। हालांकि इसमें एक राहत है, कुछ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सीटीपी के लिए उनके लिए शायद वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट लागू हो जाए। ओके, और फिर आते हैं वो लोग जिन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आरसीएम के तहत टैक्स देना होता है। आरसीएम, यानी जहां खरीदार टैक्स जमा करता है, सप्लायर नहीं। हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी लायबिलिटी आरसीएम में टैक्स देने की बनती है, तो आपको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और ये जो आजकल इतना ई कॉमर्स चल रहा है, ऑनलाइन बेचने वालों का क्या? हाँ, ई कॉमर्स के लिए भी स्पेसिफिक नियम है। कुछ खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी ईसीओस को, जैसे सेक्शन 9(5) में बताई गई सर्विसेज, मान लीजिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्टोरेंट सर्विसेज देने वाले ईसीओस, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। और ऐसे सप्लायर्स जो किसी ईसीओ के जरिए वस्तुएं यानी गुड्स बेचते हैं और उस ईसीओ को टीसीएस काटना जरूरी है सेक्शन 52 के तहत, तो उन सप्लायर्स को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अच्छा, मतलब अगर मैं किसी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेच रही हूँ, तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? हाँ, पर इसमें एक छूट है। अगर आप सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर बेच रहे हैं, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं उस ईसीओ के जरिए, तो फिर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट तक रजिस्ट्रेशन से छूट मिल सकती है। काफी सारी बारीकियां हैं इसमें। अच्छा, एजेंट के तौर पर काम करने वालों का क्या? एजेंट, हाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, उसके बिहाफ पर एजेंट की तरह गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, जैसे मान लीजिए सुरेश हैं, वो शिवम जो रजिस्टर्ड हैं के एजेंट के तौर पर माल बेचते हैं, तो सुरेश को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। समझ गए। और भी कुछ है इसमें? जी, और भी कुछ खास केसेस हैं, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, उन्हें अलग से रजिस्टर होना पड़ता है, या फिर वो लोग जो सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं, उन्हें भी। ओके, और शायद विदेशों से सर्विस देने वालों के लिए भी कुछ था। हाँ, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वो जो भारत के बाहर से OIDAR सर्विसेज मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज भारत में किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रहे हैं। अच्छा। और दूसरा जो भारत के बाहर से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में भारत में कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। बाप रे, तो ये लिस्ट तो काफी लंबी है, मतलब सिर्फ टर्नओवर देखकर नहीं चल सकते।
बिजनेस किस तरह का है, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। इन सब मामलों में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का लॉजिक यही है कि टैक्स कलेक्शन ठीक से हो और ट्रांजैक्शंस की निगरानी हो सके, खासकर जहां नॉर्मल टर्नओवर लिमिट काफी नहीं है। लेकिन क्या इन कंपल्सरी नियमों के कुछ अपवाद भी है, कोई एग्जेम्पशन? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 23 वो कुछ छूट देता है। और मजे की बात यह है कि सेक्शन 23 सेक्शन 24 पर भी भारी पड़ता है। मतलब अगर आप सेक्शन 23 में कवर होते हैं तो 24 की अनिवार्यता आप पर लागू नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि? जैसे वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें सप्लाई करते हैं जिन पर जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब फुल्ली एग्जम्प्ट सप्लाई, या फिर किसान जो अपनी खेती की उपज बेच रहे हैं, इन्हें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से छूट है, भले ही वो टेक्निकली सेक्शन 24 के किसी दायरे में आ रहे हों। ओके, तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई भी बिजनेस सेक्शन 24 में बताई गई किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है, तो उसे नॉर्मल टर्नओवर लिमिट का इंतजार नहीं करना है। उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, जब तक कि उसे सेक्शन 23 के तहत कोई खास छूट न मिली हो। एकदम परफेक्ट, यही निचोड़ है। इसलिए बिजनेस को बहुत ध्यान से अपनी सारी एक्टिविटीज देखनी चाहिए। कहीं वो अनजाने में सेक्शन 24 के दायरे में तो नहीं आ रहे। इससे नॉन कंप्लायंस और पेनल्टी से बच सकते हैं। उम्मीद है जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 24 पर इस बातचीत से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।